अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कल हमने C3 साइकिल देखा था कल की क्लास में। आज हम क्या देखेंगे C4 साइकिल या फिर हम इसी को C4 पाथवे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कल मैंने बताया था C3 साइकिल जो है आपका C3 प्लांट्स में होता है, मतलब जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उनमें होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसका नाम क्या लिख दिया था C3 साइकिल, या फिर जो साइंटिस्ट ने उसका उस साइकिल के बारे में बताया था उस बेसिस पे उसका नेमिंग हुआ था। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे है वो साइकिल जो कि C4 प्लांट्स में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं C4 साइकिल या C4 पाथवे कहते हैं। अब ये जो C4 पाथवे इसका एक और नाम है, दैट इज हैच एंड स्लेग पाथवे। तो हैच एंड स्लेग नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, दैट्स व्हाई इसको हैच स्लेग पाथवे भी कहा जाता है। ओके, अब देखो C4 प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था C3 प्लांट जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं वो सारे आपके क्या होते हैं C3 प्लांट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम C4 प्लांट को C3 प्लांट्स नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना, C3 प्लांट्स जो है उसमें आपके C4 प्लांट्स भी आ जाएंगे, बट C4 प्लांट्स में C3 प्लांट्स नहीं आएंगे, तो इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले देखिए C4 प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई ट्रॉपिकल एरिया में, जो आपके डेजर्ट एरिया होते हैं, थोड़े गर्म वाले जो एरिया होते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है। तो जैसे एग्जांपल के आप देख सकते हैं मेज हो गया, शुगर केन, सिप्रस, सोरघम, ये सारे आपके कौन से प्लांट्स हो जाते हैं C4 प्लांट्स। और हमेशा आपको याद रखना है C4 प्लांट्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं मोनोकॉट होते हैं, मतलब जिनमें सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखिए क्या लिखा है C4 प्लांट स्पेशल लीफ एनाटॉमी। जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी, मतलब जो उसका लीव्स होता है उसकी जब हम एनाटॉमी उसको इंटेरली देखेंगे तो हमको कुछ अलग टाइप की एनाटॉमी दिखती है, जिसका हमें क्या नाम देते हैं फ्रेंज एनाटॉमी। ओके, फ्रेंज एनाटॉमी यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो C4 प्लांट्स है उसमें दो टाइप के सेल प्रेजेंट होंगे, टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन C4 प्लांट्स, दैट इज मेसोफिल सेल एंड सेकंड इज बंडल शीथ सेल। ओके, C3 में हमने सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल देखे थे, मेसोफिल सेल के बारे में बात की थी। C3 साइकिल आपका पूरा किसमें हुआ था, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में। ओके, बट यहाँ पे जो आपका C4 पाथवे है ये दो सेल में होगा, एक तो मेसोफिल सेल में होगा और सेकंड आपका बंडल शीथ सेल में होगा। तो यहाँ पे मैंने एक लीफ एनाटॉमी बनाई है जिसको हमने क्या कहा फ्रेंज एनाटॉमी। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये बीच में जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दैट इज वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल यू नो वेरी वेल किसको कहते हैं, जो आपके जाइलम और फ्लोएम है जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वाटर और मिनरल्स और फूड का। ठीक है, तो ये जो बीच में जो ये सब स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके क्या है, ये जाइलम और फ्लोएम है, मतलब वस्कुलर बंडल्स हैं। ओके, ये जो वस्कुलर बंडल है उसको आउटर से जो कवर करते हैं सेल उसको हम क्या कहते हैं बंडल शीथ सेल। ओके, तो ये जो आपके यहाँ छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे बंडल शीथ सेल कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या करें जाइलम फ्लोएम को या फिर जो आपके वस्कुलर बंडल है उसको क्या करके रखे सेल, मतलब उसको उसकी आउटर कवरिंग बना के रखे हैं। ठीक है, शीट की तरह उसको कवर करके रखे हैं, तो उसी का नाम क्या पड़ गया बंडल शीथ सेल। और ये बाहर में जो ये लार्ज सेल्स आपको दिख रहे हैं इरेगुलर टाइप के, ये आपके कौन से सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स हैं। ओके, तो देखिए बंडल शीथ सेल को इसका जो नेमिंग है ये कैसे हुआ, तो आपको याद रखना है बंडल मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे बंडल से मतलब है वस्कुलर बंडल। ओके, बंडल से क्या मतलब है आपका वस्कुलर बंडल है, वस्कुलर बंडल बोले मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। और शीथ यानी क्या होता है कवरिंग या आउटर कवरिंग जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, तो वस्कुलर बंडल को कवर करने वाले जो सेल्स है उसको हम क्या कहेंगे बंडल शीथ सेल कहेंगे। ओके, तो ये तो वस्कुलर बंडल के बारे में हुआ। अब देखिए आपको ये डिफरेंस बिल्कुल याद रखना है कि C3 साइकिल जो हमने पढ़ा था वो सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट में होगा, मतलब जो ये आपके C4 प्लांट जिनको हम कह रहे हैं इनमें भी C3 साइकिल हुई है। इसके अलावा इसमें C4 साइकिल भी चलती है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये ड्राई ट्रॉपिकल एरिया के हैं, इनके स्टोमेटा वगैरह में थोड़ा बहुत चेंजेस है, दैट्स व्हाई। ठीक है, अब ये जो साइकिल है इसका मेन एम क्या है उसको हम देखते हैं। तो क्या लिखा है, फिक्स वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ CO2 दैट इज 0.03% और 300 पार्ट्स per million to concentrated CO2 solution in bundle sheath cell to produce OAA. OAA means what, oxaloacetic acid. So you have to remember OAA मतलब क्या है आपका oxaloacetic acid। तो यहाँ पे आपको क्या बताया है इसके एम के बारे में कि ये जो C4 साइकिल चलाया जा रहा है इसका मेन एम क्या है कि जो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन था कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन को हमको किस में चेंज करना है, कंसंट्रेटेड CO2 सॉल्यूशन। ओके, और ये जो कंसंट्रेटेड CO2 है ये क्या करेगा ऑक्सैलो एसिड को फॉर्म करेगा या उसको प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये C4 साइकिल का मेन एम आपका यही है। ओके, तो ये तो पूरा एक आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो आपको याद रखना है क्या क्या कि C4 साइकिल जो है आपका C4 प्लांट्स में होता है। C4 प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, और ये जो प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं आपके मेज, सोरघम, शुगर केन, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, C4 साइकिल जो है वो जिस प्लांट्स में होते हैं उनकी लीफ एनाटॉमी कुछ डिफरेंट टाइप की होती है जिसको हम कहते हैं क्रेस एनाटॉमी। तो देखो नाम
फ्रेंड्स यानी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स मतलब होता है ब्रेथ, WREATH ब्रेथ। ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ का मीनिंग क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा फ्रेंड्स एनाटॉमी। फ्रेंड्स एनाटॉमी नाम क्यों पड़ा बंडल शेप सेल का, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। दैट्स व्हाई फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, ब्रेथ होता है, और ब्रेथ मतलब होता है रिंग। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स मींस व्हाट, ब्रेथ, एंड ब्रेथ मींस रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है किस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म है, ठीक है ना, जो कि क्या है, जो वस्कुलर बंडल है उसको कवर करके रखे हुए हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बंडल शीट सेल कहते हैं, और इनकी जो एनाटॉमी है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंड्स एनाटॉमी। ओके, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम साइकिल देख लेते हैं, इसको मैं रख कर देती हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कैल्विन साइकिल में बताया था कि कैल्विन साइकिल में आपके 3 स्टेप्स थे, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिडक्शन, एंड थर्ड इज रीजनरेशन। सेम वैसे इसमें भी कुछ साइकिल्स, मतलब इसमें भी वही सब स्टेप्स हैं, बस थोड़ा कुछ जो है थोड़ा आपका एक्स्ट्रा है। ओके, तो देखते हैं। सो यहाँ पे आपका C4 साइकिल बना हुआ है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला प्रोसेस मैंने आपको स्टेप क्या बताया, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मींस नाम से समझ में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कंबाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर कौन है वो देखते हैं। तो देखो, एटमॉस्फेयर से क्या होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड आया। अब मैंने आपको बताया था C4 साइकिल आपके 2 सेल्स में चलेगा, तो ये जो ऊपर वाला सेल है आपका, दैट इज व्हाट, मेसोफिल सेल, एंड सेकंड वन सेल इज बंडल शीट सेल। ओके, सेकंड वाला सेल आपका क्या है, बंडल शीट सेल। ओके, अब देखो, ये जो मेसोफिल सेल है, पहला काम शुरू होता है आपके मेसोफिल सेल से। ओके, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आएगा एटमॉस्फेयर से, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस में चेंज हो जाएगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है HCO3-। ओके, तो ये किस में चेंज हो गया, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चेंज हो गया। कितना कार्बन कैरी किया हुआ है, सिंगल कार्बन, 1 कार्बन। ओके, अब ये कंबाइन किससे हो रहा है, पैप से। पैप का फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। यू हैव टू रिमेंबर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो ये जो पैप है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, इसमें टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ओके, तो बाइकार्बोनेट जो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से जुड़ेगा तो कितने कार्बन फॉर्म करेगा, 4 कार्बन हो जाएगा। ओके, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि कितने कार्बन कैरी किया हुआ है, 4 कार्बन। ओके, फिर से ध्यान से देखिएगा, एटमॉस्फेयर से CO2 आया, CO2 किस फॉर्म में चेंज हो गया, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चेंज हुआ, सिंगल कार्बन कैरी किया हुआ था। ये कंबाइन किससे होगा, पैप से। पैप मींस व्हाट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या हो गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ओके, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कितने कार्बन कैरी किया हुआ है, 3 कार्बन। अब ये जो कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है, इसमें भी कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व है। उस एंजाइम का नाम क्या है, पैपकेस, या फिर उसी को हम कहते हैं पैप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, पैपकेस, या उसी को हम कह रहे हैं पैप कार्बोक्सिलेज। तो पैप से CO2 जो है आपका कंबाइन हो रहा है किस एंजाइम के प्रेजेंस में, पैपकेस, या उसी का एक और नाम है पैप कार्बोक्सिलेज। और जो कंपाउंड हम जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये कितना कार्बन का हो जाएगा, 4 कार्बन। ओके, तो अगर आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो जाएगा। देखो, जैसे हमने उसमें पढ़ा था आपका C3 साइकिल में, वैसे ही है, बस वहां पे प्रोडक्ट डिफरेंट था, वहां पे एक्सेप्टर जो था CO2 का वो डिफरेंट था, एंजाइम डिफरेंट थे, बट आपके स्टेप्स जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर C4 साइकिल में आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, तो दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ओके, अब देखो सेकंड प्रोसेस हमारा क्या होगा, रिडक्शन का होगा। यहाँ पे पहला स्टेप कौन सा हो गया आपका, कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, दैट इज कार्बोक्सिलेशन। अब सेकंड स्टेप शुरू हो रहा है आपका रिडक्शन। ओके, तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो आपका मैलिक एसिड में चेंज होगा। यहाँ M में जो लिखा हुआ है दैट इज मैलिक एसिड। ओके, तो ऑक्सैलो एसिडिक के मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में चेंज होने के बीच में क्या होता है, NADPH जो है वो NADP+ में रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैलिक एसिड और एस्पार्टिक, आप कहीं पे पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके बुक में एस्पार्टिक एसिड ना दिया हो, ठीक है ना, बट ओवरऑल अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ये 2 एसिड जो है फॉर्म होते हैं। सिंपल अगर आप याद रखना है तो आप बस मैलिक एसिड भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये जो मैलिक एसिड है इसका एक और नाम है मैलेट। ओके, मैलेट भी कहा जाता है। तो देखो ये मैलिक एसिड का फॉर्म हो गया। अब मेसोफिल सेल में हमारा काम कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ठीक है, मेसो
एस्पार्टिक एसिड बना है इसको हमको भेजना कहाँ पे है, बंडल शेप सेल में। ओके, तो आपने पढ़ा होगा जो सेल वॉल्स होते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्म करते हैं ताकि जो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म एक दूसरे से क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो सेल्स हैं, इनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना है ताकि ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो पाए। ठीक है ना, तो इनको कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ दैट इज व्हाट, प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड कहाँ पे आ गए, आपके बंडल शेप सेल में आ गए। अब ये जो मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड है ये भी कितना कार्बन कैरी किए हुए हैं, आपको याद रखना है ये भी आपके 4 कार्बन वाले हैं। ओके, अब ये जो मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड है इनमें से एक कार्बन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या होगा, एक कार्बन जो है आपका रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कार्बन एलिमिनेटेड। ठीक है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हुआ। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ ये कहाँ पे जाएगा, तो ये C3 साइकिल में जाएगा। ओके, तो C3 साइकिल की प्रोसेस होगी उसमें, क्योंकि वो भी साइकिल कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है ना, तो मैंने बताया था ना C4 प्लांट में C3 साइकिल भी चलेगा, लेकिन जो आपके मतलब C3 साइकिल एक आपका जनरल साइकिल है जो कि सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट में चलेगा, बट C4 साइकिल सिर्फ और सिर्फ ड्राई ट्रॉपिकल रीजन वाले प्लांट्स में ही होगा। ओके, जिनमें बंडल शेप सेल प्रेजेंट होंगे, सब में बंडल शेप सेल नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है ना, अब देखो मैलिक एसिड या फिर इसको मैंने क्या बताया, मैलेट। ठीक है, अभी क्या किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, फिर आपका क्या बन गया, पाइरुवेट। यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ क्योंकि आप डिफरेंट बुक से पढ़ते होंगे, तो यहाँ पे कहीं पे आपको मिला लिखा हुआ मिल सकता है कि और क्या फॉर्म होता है, ऑक्सैलो एसिडिक फिर से बनता है। ठीक है, तो इसमें भी गलत नहीं है। मैलिक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मतलब आप मैलिक एसिड जो है पहले किसमें चेंज हो जाता है, ऑक्सैलो एसिडिक में, तब जाके एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो जाता है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि मैलिक एसिड में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और आपको क्या बन गया, पाइरुवेट बन गया। ओके, तो यहाँ पे पाइरुवेट फॉर्म हुआ। अब ये पाइरुवेट जो है ये वाला पूरा प्रोसेस आपका कहाँ पे हो गया, बंडल शेप सेल में हो गया। अब पाइरुवेट कहाँ पे जाएगा, आपका मेसोफिल सेल में जाएगा। ठीक है, तो पाइरुवेट मेसोफिल सेल में गया, पाइरुवेट ने फिर से रीजनरेशन किया और आपका क्या बना लिया, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है वो फॉर्म कर लिया। ठीक है, इस साइड को आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसमें किसको रीजनरेट कर लिया, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को फिर से रीजनरेट कर लिया। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हो गए हमारे, कौन-कौन से हुए, एक तो पहला आता है कार्बोक्सिलेशन, सेकंड हुआ रिडक्शन, थर्ड स्टेप में हम ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप आपका क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। उसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ तो इस प्रोसेस को हम डीकार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और लास्ट में फिर से आपका रीजनरेशन हुआ। ओके, तो टोटल आपके कितने स्टेप्स हुए हमारे यहाँ पे, 5 स्टेप। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, पहला स्टेप जो है वो क्या हुआ आपका, कार्बोक्सिलेशन, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आया, मेसोफिल सेल में आपके वो किसमें चेंज हो गया, बाइकार्बोनेट में चेंज हो गया। फिर ये किससे जाके ज्वाइन हुआ, पेप से, दैट इज फॉस्फेनॉल पाइरुवेट से। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, पैपकेस, या फिर हम उसी को कहते हैं पेप कार्बोक्सिलेज। जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि कितना कार्बन हो जाएगा, 4 कार्बन, क्योंकि फॉस्फेनॉल पाइरुवेट कितने कार्बन कैरी किया हुआ था, 3 कार्बन। ओके, अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है उसको बनाना है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, या फिर आप सिंपल फॉर्म में सिर्फ मैलेट भी बोल सकते हैं। ओके, तो ऑक्सैलो एसिटिक ने मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बनाने के बीच में क्या किया, कुछ रिडक्शन किया, तो NADPH जो है वो आपका किसमें चेंज हो गया, NADP+ में। कहीं मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया था, निकोटीन एमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। ओके, अब देखो ये तो मेसोफिल सेल में यहाँ तक हुआ। अब थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन जिस चैनल से हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, प्लाज्मोडेस्माटा हमेशा याद रखेंगे, दो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, तो अब ये जो मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड है कहाँ पे आ गया, आपके बंडल शेप सेल में आया। बंडल शेप सेल के आगे या ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा, या फिर सिंपल फॉर्म में आप कह सकते हो कि मैलिक एसिड जो है वो सिंपल सा कार्बन रिलीज कर देगा एक मॉलिक्यूल और फिर वो क्या बना देगा, आपका पाइरुवेट फॉर्म कर देगा। ओके, ये जो पाइरुवेट है फिर से कहाँ पे जाएगा, मेसोफिल सेल में जाएगा। मेसोफिल सेल में जाके ये पाइरुवेट काम क्या करेगा, ये बनाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन की प्रोसेस। ओके, तो ये पूरे स्टेप्स हो गए। यहाँ पे मैंने उन स्टेप्स को लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। स्टेप 1 में क्या हुआ, फिक्सेशन ऑफ CO2, CO2 का फिक्सेशन हुआ, जिस प्रोसेस को हमने क्या कहा, कार्बोक्सिलेशन। ओके, तो एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर कौन था, तो वो एक्सेप्टर कौन था, दैट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ओके, देन सेकंड स्टेप में आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सॉरी रिडक्शन नहीं, अब जो कंबाइन हो रहा है, तो देखो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेप से कंबाइन हुआ, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, पैपकेस, और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये दोनों को आप एक ही स्टेप में कंबाइन करके लिख सकते हैं। ओके,
NADPH जो था वो किसमें चेंज हो गया, NADP प्लस में रिड्यूस हो गया। ओके, तो ये आपका रिडक्शन की प्रोसेस में हो गया। देन फिर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैलेट इन बंडल शिप सेल। यहाँ पे हमने देखा ये जो मैलेट है इसमें ट्रांसपोर्ट हो गया, बंडल शिप सेल में ट्रांसपोर्ट हो गया। देन एलिमिनेशन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजिंग C3 साइकिल। अब मैलेट से 1 कार्बन डाइऑक्साइड 4 कार्बन कैरी किया हुआ था, एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हुआ है वो किसमें यूज होगा, C3 साइकिल में। तो वही चीजें आपको बताया, यूटिलाइजिंग C3 साइकिल। ओके, देन लास्ट आपका रीजनरेशन हो जाएगा, पाइरुवेट फॉर्म हो गया हमारा। पाइरुवेट जो है वो फिर क्या करेगा, मेसोफिल सेल में जाएगा, मेसोफिल सेल में जाके वो किसमें चेंज हो जाएगा, आपका फॉस्फेनॉल पाइरुवेट में रीजनरेट हो जाएगा। तो ये पूरा आपका C3 साइकिल जो यहाँ पे सॉरी C4 साइकिल जो आपका कंप्लीट हुआ। देखो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो मैंने ऑक्सैलो एसिडिक वाला बताया, एक बार और मैं आपको ये वाला पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। देखो मैंने आपको दोनों तरीके से इसलिए बताया है क्योंकि आपको कुछ बुक्स में मतलब दोनों सही है, ऐसा नहीं है कि ऑक्सैलो एसिडिक एसिड नहीं बनेगा या एस्पार्टिक एसिड भी बनता है, लेकिन कुछ बुक्स में थोड़ा कम दिया होता है, कुछ में थोड़ा ज्यादा दिया होता है। तो मैंने पूरा ओवरऑल आपको बताया है। ऑक्सैलो एसिडिक एसिड जो है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बना रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैलिक एसिड या मैलेट वर्ड दिखेगा। ओके, तो सब सही है। ओके, अब ये जो मैलिक एसिड है ये कहाँ पे आया, आपका बंडल शिप सेल में आया। बंडल शिप सेल में आके ये किसमें चेंज हो जाता है, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड में चेंज हो जाता है। ओके, अब ये जो ऑक्सैलो एसिडिक एसिड है ये भी तो 4 कार्बन वाला ही है, मैलिक एसिड से ही बना है। अब ये ऑक्सैलो एसिडिक से एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिलीज होगा, जो कि C3 साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, और फिर ये ऑक्सैलो एसिडिक किसमें चेंज हो जाएगा, पाइरुवेट में, पाइरुवेट फिर आपका मेसोफिल सेल में जाएगा। तो ये एक केस हुआ। दूसरी जगह आपको ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मैलिक है ये आया बंडल शिप सेल में, बंडल शिप सेल में आके मैलिक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और डायरेक्टली आपका क्या बन गया, पाइरुवेट। ऑक्सैलो एसिडिक को आपको वहां पे नहीं शो कर रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप ऑक्सैलो एसिडिक वाला भी लिख सकते हैं। ओके, और फिर आपका ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट। तो ये आपका C4 साइकिल था, ठीक है ना। तो ये क्लास हम रिवीजन देख लेते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया कि ये जो C4 साइकिल है उसी को हम हैच स्लैग पाथवे कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसको हैच और स्लैग नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। कौन से प्लांट्स में होता है, C4 प्लांट्स में होता है। C4 प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो कि ड्राई ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं, दैट इज मेज, शुगर केन, सिट्रस या फिर आपका सोरगम, ये सारे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि ये जो C4 प्लांट्स है इसमें दो टाइप के सेल हमको मिलते हैं, दैट इज फर्स्ट इज मेसोफिल सेल, सेकंड इज बंडल शिप सेल। तो ये दोनों सेल आपके इन्वॉल्व होंगे C4 साइकिल पाथवे में। ओके, अब ये जो C4 प्लांट्स है उसमें आपको एक अलग टाइप की एनाटॉमी मिली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है कि C4 प्लांट्स में जो एनाटॉमी हमको मिली है लीफ में, दैट इज क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स मींस व्हाट, ब्रेथ यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो बंडल शिप सेल है ये क्या करते हैं, मस्कुलर बंडल को कवर करके रखते हैं, उसके चारों तरफ रहते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ गया बंडल शिप सेल। ओके, फिर हमने देखा था, मैंने आपको एक बताया था इसका कि क्या होता है, कार्बन जो डाइल्यूट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किसमें चेंज करना है, आपको कंसंट्रेटेड में, ताकि वो जो कंसंट्रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या बना रहे आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ओके, फिर हमने इसमें 4-5 प्रोसेस देखे। एक तो आपका कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड किससे जाके ज्वाइन हुआ, पेप से, ठीक है। पेप से ज्वाइन हुआ किस एंजाइम के प्रेजेंस में, पेप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिला हमको दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि कितना कार्बन वाला था, 4 कार्बन। ओके, फिर ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है रिड्यूस होगा आपके किसमें, मैलिक एसिड में। अब मैलिक एसिड में जब ये रिड्यूस होगा तो उस बीच में NADP जो है वो NADP प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेसोफिल सेल में इतना काम हुआ। अब बंडल शिप सेल में आएगा सेल। अब ये जो बंडल शिप सेल में मैलिक एसिड आया है वो भी 4 कार्बन वाला ही है, ठीक है ना। अब इसमें से एक कार्बन एलिमिनेट होगा और वो जो कार्बन एलिमिनेट हुआ है किसमें यूज हो जाएगा, C3 साइकिल में यूज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा आपका पाइरुवेट। अब ये जो पाइरुवेट है ये किसमें जा रहा है आपका, फिर से मेसोफिल सेल में जा रहा है, और पाइरुवेट जो है फिर से जनरेट हो जा रहा है किसमें, आपका फॉस्फोएनोल पाइरुवेट में, ताकि ये साइकिल जो है कंटीन्यूअसली क्या होती रहे, चलती रहे, ठीक है। या फिर मैंने आपको एक और तरीके से बताया था कि कार्बोक्सिलेशन तो सीख हुई वो ऑक्सैलो एसिटिक बना। ऑक्सैलो एसिटिक जो है वो एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड बना रहा है, ठीक है ना। ये जो है ये आपके किसमें जा रहे हैं, मेसोफिल सॉरी बंडल शिप सेल में जा रहे हैं। बंडल शिप सेल में जाके ये जो मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड है किसमें चेंज हो जा रहे हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ओके, इसमें चेंज हो जा रहे हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर आपका एक कार्बन रिलीज कर रहा है और किसमें चेंज हो जा रहा है, पाइरुवेट में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। फिर ये पाइरुवेट कहां पे जा रहा है, आपके मेसोफिल सेल में, पाइरुवेट फिर किसमें रीजनरेट हो जा रहा है, फॉस्फोएनोल पाइरुवेट में। तो ये जो दोनों तरीके से मैंने बताया दोनों तरीके से है। अब आपके बुक में जैसा लिखा हो बिल्कुल वैसा पढ़ सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू।
हैव अ नाइस डे।